एक ओल्ड स्कूल पुलिस ऑफिसर जिसका मानना है कि क्रिमिनल को पकड़ना है तो वेबसाइट पर नहीं क्राइम साइट पर जाओ, और दूसरी तरफ एक यंग हैकर जो पुलिस स्टेशन से ही 10 मिनट में वो क्लू निकाल देता है जिसे पूरी पुलिस फोर्स मिलकर नहीं ढूंढ पाई। मुंबई एयरपोर्ट, एक सस्पेंडेड कस्टम्स ऑफिसर और सामने एक ऐसा इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट जिसके लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी कोई दीवार नहीं, बस बिजनेस का एक और चेक पॉइंट है। पंजाब की एक सर्द सुबह, एक बार्न के अंदर एक डेड बॉडी, और परिवार में हर किसी के अपने राज हैं और इन्वेस्टिगेशन में जवाब से ज्यादा सीक्रेट्स हैं। एक सेलिब्रेटेड लॉयर को एक ऐसे आदमी का केस लड़ना है जिसे वो खुद गिल्टी मानता है। केस छोड़ा तो सिर्फ करियर नहीं जाएगा, जाएगी अपनों की जान। और आखिर में 1978 का दिल्ली, दो टीनेज सिबलिंग्स जो घर से तो निकले पर कभी वापस नहीं आए। एक ऐसा क्राइम जिसे हम स्क्रीन पर पहले भी देख चुके हैं और इस बार वो आया है राउंड 2 के लिए। ये है 2026 की 5 बिगेस्ट OTT ड्रॉप्स। हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है, पर मेरा सवाल है कि इनमें से कितने शोज एक्चुअली उतने अच्छे हैं जितनी इनकी हाइप है। और अगर मैं कहूँ कि हर ट्रेंडिंग टाइटल की जगह मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो सेम आइडिया को और बेटर और डार्क और डीपली एक्सप्लोर करता है। वेलकम बैक टू स्क्रीन सायरन, जहां हाइप नहीं बेची जाती, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वो लाती हूँ जो सच में तुम्हारे टाइम के लायक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद वॉच दिस इंस्टेड। 5 ट्रेंडिंग टाइटल्स, हर टाइटल के अगेंस्ट एक इंडियन और एक इंटरनेशनल रिकमेंडेशन जो या तो उससे ज़्यादा बेहतर है या उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करती है। और एंड तक बने रहना, क्योंकि इस लिस्ट के आखिर में एक ऐसी रिकमेंडेशन है जो अभी तक इस साल की सबसे अंडररेटेड पिक है। प्रीतम एंड पेद्रो रिसेंटली जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। ये राजकुमार हिरानी का फर्स्ट एवर स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्शन से यहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है। पर इस शो की इंटरेस्टिंग बात राजकुमार हिरानी नहीं बल्कि प्रीतम का कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर है, वीर हिरानी। हाँ जी, ये राजकुमार हिरानी के अपने बेटे हैं। वैसे तो हल्ला इस बात का भी मचा है कि ये वीर हिरानी का डेब्यू है, एक्सेप्ट नॉट रियली, क्योंकि असली सिनेफाइल्स को पता होगा कि मुन्ना भाई MBBS के अंदर एक छोटा सा कैरेक्टर था, शॉर्ट सर्किट, वो वीर हिरानी ही थे। बस उस टाइम किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा कौन है, और ये डिटेल किसी ने तब तक नोटिस नहीं किया जब तक प्रीतम एंड पेद्रो रिलीज होने के बाद लोगों ने डिगिंग स्टार्ट नहीं करी। शो की बात करें तो रिव्यूज काफी स्प्लिट हैं। अरशद वारसी के काम को ऑलमोस्ट सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन शो के साइबर क्राइम एंगल को काफी क्रिटिक्स आउटडेटेड बोल रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी ऐसे एक्सप्लेन हो रही है जैसे राइटर ने आखिरी बार कंप्यूटर 2010 में यूज किया हो, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है। ओल्ड स्कूल कॉप मीट्स टेक सैवी आउटसाइडर। बट अगर तुम्हें यही एनर्जी थोड़े ज्यादा डेंजरस स्टेक्स और एक्चुअल टीथ के साथ चाहिए तो तुम ये देखो। सेम अरशद वारसी, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट जोन। यहाँ वो कॉप की जगह एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो एक सीरियल किलर को हंट कर रहे हैं, और वो सीरियल किलर जेन्युइनली मानता है कि वो किसी एंशिएंट माइथोलॉजिकल डीमन का मॉडर्न अवतार है। असुर सिर्फ साइबर क्राइम या मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, मोरालिटी और इन्वेस्टिगेशन को एक साथ ब्लेंड करता है। और ऑनेस्टली ये उन रेयर इंडियन थ्रिलर्स में से है जो रिलीज के सालों बाद तक भी डेटेड फील नहीं होता। इसी का हॉलीवुड साइड देखना है तो उसके लिए मेरे पास 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहली है फायरवॉल। हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर है, फैमिली हॉस्टेज बना ली गई है और उसको फोर्स किया जाता है कि वो अपने ही बैंक की सिक्योरिटी हैक करे। दूसरी है लिव फ्री और डाई हार्ड। ब्रूस विलीज एक कंप्लीटली एनालॉग कॉप है, एक आदमी जो खुद टेक्नोलॉजी से परेशान है। उसके सामने है एक साइबर टेररिस्ट जो पूरी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर शट डाउन करना चाहता है। इन दोनों मूवीज को मिला दो तो प्रीतम और पेद्रो जिस आइडिया को सिर्फ लाइटली टच करते हैं, ये उसके दोनों हाफ्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करती है। तस्करी द स्मगलर्स वेब जिस वीक रिलीज हुआ उसी वीक ये नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच्ड इंडियन शो बन गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केटिंग भी बिल्कुल उसी लेवल की थी। मुंबई एयरपोर्ट का एक्चुअल बैगेज बेल्ट टेक ओवर करना सिर्फ एक रैंडम प्रमोशनल स्टंट नहीं था। इस शो को 4 डिफरेंट कंट्रीज में और मल्टीपल रियल एयरपोर्ट्स पर शूट किया गया ताकि स्केल सिर्फ पोस्टर्स में नहीं, स्क्रीन पर भी विजिबल हो। वैसे तो शो किसी एक कंफर्म रियल केस पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी 2019 के एक DRI ऑपरेशन से काफी सिमिलर है, जहां ऑफिसर्स ने 100 किलो से भी ज्यादा स्मगल्ड गोल्ड सीज किया था। पेपर पर तो एवरीथिंग साउंड्स एक्साइटिंग, कस्टम्स ऑफिसर, इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क, एयरपोर्ट, गोल्ड, अंडरकवर ऑपरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। बट क्रिटिक्स मार्केटिंग टीम जितने इम्प्रेस नहीं हुए। एक कॉमन कंप्लेंट यही बनी रही कि 7 एपिसोड्स के अंदर स्टोरी को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया गया। स्टाइल बहुत है, स्केल भी है, पर प्लॉट थोड़ा वीक है। अब अगर तुम्हें इस वर्ल्ड का थोड़ा ज्यादा रॉ, ग्राउंडेड और बिलीवेबल वर्जन देखना है तो भाई साहब, रणदीप हुड्डा एक फॉर्मर पुलिस इन्फॉर्मेंट का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसको दोबारा अंडरकवर जाना पड़ता है। इस बार वो पुलिस ऑफिसर बनके क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ रहे, वो पंजाब के ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के अंदर घुस जाते हैं
उनके बीच रहते हैं, उन्हीं के रूल्स के हिसाब से खेल रहे हैं। और सोचो, हर वक्त एक रिस्क रहता है कि उसकी आइडेंटिटी कभी भी एक्सपोज हो सकती है। कैट को सीक्रेट गेम्स के साथ कंपेयर किया जाता है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। ये क्राइम को ग्लैमरस मेज की तरह नहीं, एक डर्टी इकोसिस्टम की तरह ट्रीट करता है। और अगर तुम पहले भी ये देख चुके हो, जो मुझे लगता है कि देख ही लेना चाहिए अब तक, तो तुम्हारे लिए मेरे पास हॉलीवुड में एक ऐसी ही जॉनर डिफाइनिंग सीरीज है, नार्कोस। एक रियल कार्टेल के अगेंस्ट एक्चुअल लॉ एनफोर्समेंट टास्क फोर्स। लेकिन फर्क स्केल का नहीं, पेशेंस का है। नार्कोस अपने क्रिमिनल्स, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉ एनफोर्समेंट और पूरी ड्रग इकोनॉमी को टाइम देता है। तस्करी जिस कस्टम्स वर्सेस क्रिमिनल एम्पायर आइडिया की तरफ एक जेस्चर करता है, नार्कोस उस आइडिया को पकड़कर एंड तक लेके जाता है। सबसे पहले एक क्विक फैक्ट, तुम्हें पता था कोहरा एक पंजाबी वर्ड है जिसका मीनिंग फॉग होता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। पर ये सिर्फ एक स्टाइलिश टाइटल नहीं है, दिस इज लिटरली द फिलॉसफी ऑफ दिस एंटायर शो। हर कैरेक्टर आधी इन्फॉर्मेशन के साथ ऑपरेट कर रहा है। कोई अपनी फैमिली मेंबर को प्रॉपर्ली नहीं समझता, कोई अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई इन्वेस्टिगेशन का पूरा सच नहीं देख पा रहा, और ऑडियंस भी उनके साथ हाफ ब्लाइंड है। सीजन 2 में मोना सिंह कास्ट को ज्वाइन करती हैं और शो वही मर्की स्लो बर्न इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। एक डेथ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे पूरी फैमिली के सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैं तुम्हें कोरा के सीजन 1 पर वापस नहीं भेज रही, नॉट येट, वो भी थोड़ा दूर है। एंड ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस वेट वर्थ इट होगा। फिलहाल अगर तुम्हें कोहरा जैसी फॉग थिक मिस्ट्री एनर्जी चाहिए बट एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में, देन वॉच एक फेस्टिवल लॉक्ड रूम स्टाइल मर्डर और एक इन्वेस्टिगेशन जो प्रेजेंट में आंसर्स ढूंढते ढूंढते डेकेड्स पुरानी दफनाई हुई हिस्ट्री को खोलना शुरू कर देती है। डीएनए वही है, कम्युनिटी सीक्रेट्स, पर्सनल ट्रॉमा और स्लो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन दोनों दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट है। हॉलीवुड साइड देखना है तो प्रिजनर्स देखो, ह्यू जैकमैन, 2 मिसिंग बच्चे और एक इन्वेस्टिगेशन जो इतनी इंटेंस है कि अपने घर के अंदर बैठे बैठे तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो गए तो बोलना। देखो, कोहरा का स्लो बर्न रेड तुम्हें अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन अगर तुम 8 एपिसोड्स कमिट नहीं करना चाहते तो प्रिजनर्स वही टेंशन रफली 2.5 घंटे में तुमको डिलीवर करके देगा। एंड बिलीव मी, इसको इजी वॉच बिल्कुल मत समझना। 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इक्का। नंबर 1, ये 23 साल बाद सनी देओल का फर्स्ट प्रॉपर कोर्ट रूम रोल है। आखिरी बार वो 1993 की दामिनी में कोर्ट रूम में दिखाई दिए थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और शायद तुम भी। और उस परफॉर्मेंस के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। एंड नंबर 2, इक्का का मीनिंग होता है एस या ट्रम्प, और टाइटल से ही तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि फिल्म सनी देओल के लॉयर कैरेक्टर को किस तरह प्रेजेंट करना चाहती है। ये उनका फर्स्ट डायरेक्ट टू स्ट्रीम प्रोजेक्ट भी है और ऑलमोस्ट 30 साल के बाद अक्षय खन्ना के साथ उनका रीयूनियन। तो पेडिग्री तो सॉलिड है, सनी देओल, अक्षय खन्ना, कोर्ट रूम ड्रामा और नेशनल अवार्ड वाली हिस्ट्री। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रह गई? प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में रह गई। रिव्यूज के अकॉर्डिंग प्लॉट मैकेनिक्स जरूरत से ज्यादा कन्वीनियंट है। ट्विस्ट तब नहीं आता जब स्टोरी उसे अर्न करती है, ट्विस्ट तब आता है जब स्क्रीन प्ले को उसकी जरूरत पड़ती है। डिफरेंस बहुत छोटा सा है, बट अच्छे थ्रिलर और मैन्युफैक्चर्ड थ्रिलर के बीच यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब अगर तुम्हें एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा चाहिए जिसका वेट स्क्रीन प्ले ने मैन्युफैक्चर नहीं किया बल्कि रियल लाइफ से आया है, देन वॉच शाहिद, राजकुमार राव की नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। ये एक रियल लॉयर की स्टोरी है जिनका नाम था शाहिद आजमी, एक आदमी जो गलत तरीके से 7 साल जेल में रहा। उसने बाहर आने के बाद लॉ की ट्रेनिंग ली और अपनी लाइफ उन लोगों को डिफेंड करने में लगा दी जो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में थे जहां वो कभी था। सैडली 2010 में सिर्फ 32 साल की एज में शाहिद आजमी को उनके अपने ऑफिस में गोली मार दी गई और उनके किलर्स कभी कन्विक्ट नहीं हुए। डायरेक्टर हंसल मेहता ने फिल्म के कुछ सीन्स आजमी के एक्चुअल ऑफिस में शूट किए थे। तो ये कोई ऐसी कोर्टरूम फिल्म नहीं है जिसमें स्टेक्स को ड्रामेटिक बनाने के लिए लिखा गया है। ये एक ऐसी रियल लाइफ पर बेस्ड है जो इस काम की वजह से सच में खत्म हो गई। हॉलीवुड रिकमेंडेशन के लिए प्राइमल फियर। ये एडवर्ड नॉर्टन की फर्स्ट एवर फिल्म थी, डेब्यू परफॉर्मेंस और फर्स्ट फिल्म से ही ऑस्कर नॉमिनेशन। एंड दैट शुड टेल यू इनफ। बस इतना और बोलूंगी कि कुछ नहीं तो इसको सिर्फ इसके फाइनल 10 मिनट के लिए देख लो। प्लीज ट्रेलर मत देखना, स्पॉयलर्स बिल्कुल मत पढ़ना, जस्ट वॉच इट। एंड नाउ वो टाइटल जो मैंने आखिर के लिए बचा के रखा था, ट्रेंडिंग पिक भी और इसका अल्टरनेटिव भी। राख 1978 के एक रियल केस पर बेस्ड है। दिल्ली में 2 टीनेज सिबलिंग्स की किडनैपिंग और मर्डर, एक ऐसा क्राइम जो लगभग 50 साल बाद भी लोगों को अब तक याद है। केस इतना शॉकिंग था कि गवर्नमेंट ने विक्टिम्स के नाम पर 2 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स निकाले जो आज भी हर साल दिए जाते हैं। लेकिन एक डिटेल है जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं,
ये कोई पहली बार नहीं है जब इसी एग्जैक्ट केस को स्क्रीन पर ड्रामेटाइज किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स का ब्लैक वारंट पिछले साल इसी स्टोरी को कवर कर चुका है। तो राख बेसिकली उसी रियल लाइफ हॉरर का राउंड 2 है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। अब इंडियन ऑल्टरनेटिव के लिए वही रिकमेंडेशन जो मैंने शुरुआत में तुम्हें देखने से रोक दिया था, कोहरा का सीजन 1, सीजन 2 नहीं, सीजन 1। इसने 9 नॉमिनेशंस में से 5 फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स जीते थे और इंडियन क्राइम शोज की हिस्ट्री में इसका रन जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड रहा है। सीजन 1 सिर्फ मर्डर सॉल्व करने की स्टोरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये मैस्कुलिनिटी, ग्रीफ, अकेलेपन, फैमिली प्रेशर और इवन पंजाब के सोशल एनवायरनमेंट को अनपैक करता है। और अगर तुमने सीजन 2 देख लिया है तो ऑनेस्टली तुम स्टोरी का बेटर हाफ मिस कर चुके हो। इंटरनेशनल रिकमेंडेशन के लिए माइंड हंटर सीजन 2, डेविड फिंचर डायरेक्टेड, रियल FBI एजेंट्स पर बेस्ड जिन्होंने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग को डेवलप किया, और सेंटर में है रियल अनरिजॉल्व्ड अटलांटा चाइल्ड मर्डर्स। रात के अंदर जो ट्रू क्राइम वेट है माइंड हंटर के पास भी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ उस मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट मेटिकुलस फिल्म मेकर्स अलाइव। नो अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म, नो चीप शॉक, बस डिटेल्स, साइकोलॉजी और धीरे धीरे बढ़ता हुआ ड्रेड। तो ये थी लिस्ट 2026 के 5 बिगेस्ट OTT शोज और उनके सामने 10 ऐसे रिकमेंडेशंस जो तुम्हारा टाइम और अटेंशन दोनों ही ज़्यादा डिजर्व करती है। शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था, जो शोज सबसे ज़्यादा हाइप्ड हैं, क्या वो एक्चुअली सबसे अच्छे हैं? अब तुम्हारे पास सिर्फ आंसर नहीं है, तुम्हारे पास एक प्रॉपर वॉच लिस्ट भी है। कमेंट्स में बताना इनमें से सबसे पहले तुमने क्या देखा। और अगर वॉच दिस इंस्टेड तुम्हारे टाइप का फॉर्मेट है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि भाई इधर सब हाइप बेच रहे हैं, पर सिर्फ मैं तुम्हारे लिए असली गोल्ड ढूंढ के ला रही हूँ। दिस वॉज वॉच दिस इंस्टेड बाय स्क्रीन सायरन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड सब्सक्राइब।